मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। और आज जो इस वीडियो का जो विषय है, हमारा पिछला जो विषय क्रमशः चल रहा है, व्याकरण। व्याकरण में हमने बात कही थी, व्याकरण की वर्ण विचार हम कर रहे थे। व्याकरण का पहला भाग वर्ण विचार के बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से प्रदान की थी। और मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आपने अभी तक भी अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और आज का जो हमारा इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला, हमने आपसे कहा था वर्ण विचार की जब हम बात करते हैं तो वर्ण विचार में वर्ण क्या है, और अब आपको जानकारी दी जाएगी वर्णमाला की। आप देख रहे हैं, आपने माला तो देखी होगी, एक अच्छी व सुंदर माला में अति सुंदर मोतियों को या सुंदर सुंदर फूलों को व्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित क्रम से पिरोया जाता है। ठीक उसी तरह हिंदी भाषा के सभी वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में पिरोया गया है। वर्णों की इसी सुव्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हमें इसे परिभाषित करना हो तो मैं वर्णमाला की को परिभाषित करते हुए आपको बताना चाहूँगा। वर्णों की जिस माला में उन्हें क्रम अथवा सुनियोजित अर्थात सुव्यवस्थित रूप से पिरोया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इसकी छोटी सी परिभाषा दें तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या क्रम वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला के साथ साथ हमें हिंदी वर्णमाला की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला में आज भी संशय रहता है कि हिंदी वर्णमाला के भेद, वर्णों की संख्या, और इसके बारे में हमने एक इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है। इसको आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। हमने साथ साथ एक प्रयास किया है कि आप भली भांति जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितने हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। और इसके नीचे आप लाल रंग के पेन से इसकी मात्राएं भी अंकित की गई हैं, जिसमें 10 मात्राएं होती हैं। और इन 10 मात्राओं के अलावा जो अ होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसके मेल से किसी भी व्यंजन को पूरा किया जाता है। अ अपने आप में संपूर्ण है। उसके बाद जब भी हम वर्णमाला देखते हैं तो आपने प्रायः देखा होगा कि अयोगवाह अंग और अ अंकित होते हैं। लेकिन जब वर्णमालाओं की भेदों की बात की जाती है तो मुख्यतः दो ही भेद बताए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम आपको पहले क्रमबद्ध तरीके से इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अंग, अंग, अ, आ, ये 4 हमने अयोगवाह के रूप में इसमें अंकित किए हैं, जिनके संकेत अथवा मात्राएं भी हमने आप देख सकते हैं लाल पेन से अंकित की गई है कि आप किस प्रकार इन अयोगवाह की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है अगली बात व्यंजन की, और आगे आप संख्या भी देख सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि आप संख्या भी साथ के साथ देखें, जैसे क, ख, ग, घ, ग। अमूमन उच्चारण के समय यों कहा जाता है, जबकि ग का उच्चारण किया जाता है क, ख, ग, घ, ग। च, छ, ज, झ, यों। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। अब संयुक्त व्यंजन। अमूमन 11 स्वर और 33 व्यंजन की बात की जाती है, जैसे क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण और प वर्ग में 5 वर्ण। अब इसको अगर हम इसका गुणा करें तो 5 गुणा 5 25। 25 के बाद य, र, ल, व 4। 25 और 4 29। श, श, स, ह 30, 31, 32, 33, अर्थात व्यंजनों की संख्या 33। अब हमारी संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र अपने आप में एक संयुक्त व्यंजन है। श्रीमती और श्री आदि शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अमूमन वर्णमाला में नए व्याकरणों में अंकित होता है ड़ और ढ। इन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहा जाता है और ये विशेष तौर पर इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, जब शब्द निर्माण किया जाता है तो इनका शब्द के आरंभ में ना होकर के शब्द के पीछे ही इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ा, पेड़। और इसके बाद आगत व्यंजन जिनका हम प्रयोग करते हैं ज, फ, ख, ग, ये अमूमन आगत व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये विश्व की दूसरी भाषाओं से आए हैं। जैसे हम अगर फारसी भाषा में खत, ज़मीन, तो ये वहाँ से इस तरह के शब्दों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं उस वर्ण का अस्तित्व क्या है। तो ऐसे समय में हम देख सकते हैं कि इसकी जो कुल संख्या हमारे पास वर्णमाला की बन रही है तो वो बन रही है 58। इसकी संख्या कुल कितनी वर्णों की? 58। अब आती है वर्णमाला के भेदों की बात। वर्णमाला की भेद प्राय आपने अमूमन देखा होगा। अधिकतर व्याकरण में प्राय आपने देखा होगा कि वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया जाता है, परंतु कई छात्रों की जिज्ञासा रहती है कि जब वर्णमाला के 2 ही भेद हैं तो शेष वर्णों को किस श्रेणी में रखें। ऐसे में हमने एक प्रयास किया है, अथवा हमारा ऐसा प्रयास है कि आप की ज्ञान पिपासा के लिए या उन छात्रों की ज्ञान पिपासा के लिए वर्णमाला के संपूर्ण भागों की शब्दों का प्रयोग सहित जानकारी प्रदान करें। अतः वर्णमाला को निम्न रूपों में वर्गीकरण का प्रयास कर रहे हैं। पहले स्वर। अब स्वर को परिभाषित करते हुए आपने पहले देखा स्वरों की संख्या 11 है और स्वर ही एक ऐसे हैं जो हमें मात्राएं देते हैं। प्रयास किया है इन परिभाषाओं में। वर्णमाला के आरंभ में अंकित ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इसके लिए, वर्णों की वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाएं तथा लेखन के समय भी इनमें कोई मात्राओं के आधार पर या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें स्वर कहते हैं। और फिर वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अथवा वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होकर विशेष चिन्हों, मात्राओं के आधार पर हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, उन्हें स्वर कहते हैं। और उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह पर वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका आधार स्वर होते हैं। अयोगवाह के पास अपना कोई आधार नहीं होता, इसीलिए उनका आधार स्वर होते हैं और ये अपने साथ निश्चित संकेत रखते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और अन्य एक परिभाषा में हमने कहा है स्वरों का आधार रखने वाले वर्ण जिनसे हमें शब्द निर्माण के लिए अनुस्वार विसर्ग प्राप्त होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अथवा प्राय 2 स्वरों को अपना आधार रखने वाले ऐसे वर्ण जिनसे हमें अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग के साथ साथ अर्धचंद्र बिंदु तथा अर्धचंद्र चिन्ह प्राप्त होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो वर्णमाला लिखी है उसमें अयोगवाह की संख्या 4 बताई है, जिनका प्रयोग भी शब्दों में आपको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे हमने चंचल लिखा, अंग लगा, हंस, इसमें उच्चारण के समय में हमें स्वतः ही आभास हो जाता है चंचल, हंस, प्रायः। अब हम कापी, डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें किस तरह की अर्धचंद्र की आवश्यकता रहती है, तो इसके बारे में साथियों ये थी आज के लिए इतना ही। और अब अगली वीडियो में व्यंजन और व्यंजन की विस्तृत जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को YouTube चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।